हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, जो भी डाउट्स हो उससे पूछें, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, और आपके अपनी डिमांड भी बताएं, आप क्या चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको क्लास 10th की अगली टॉपिक दर्पण के बारे में बताऊंगा, और ये वीडियो नंबर 5 होगा। यूट्यूब पे हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में वीडियो को देखिए, ठीक है, तब जाके आपको वीडियो समझ में आएगी। आज की जो टॉपिक है दर्पण, तो दर्पण आज हमको पढ़ना है। मिरर क्या होता है देख रहे हैं, दर्पण को मिरर बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि दर्पण क्या है और मिरर क्या है, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि दर्पण की परिभाषा बनी कैसे है, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई पारदर्शी माध्यम है। मान लीजिए कि आपके पास कोई पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का अर्थ होता है कि जिसके आर पार आपको क्या करता हो, दिखाई देता हो, ऐसा कोई माध्यम है। तो मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास शीशा होता है, एक कांच का टुकड़ा, मान लीजिए कि मेरा हाथ है, कांच का टुकड़ा है, इसके आर पार अगर दिखाई दे रहा होता तो ये मेरे पास क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता, जिसके आर पार मैं देख सकता था। तो पारदर्शी माध्यम के दो सतह हो सकती है, एक देखिए आगे वाली सतह, एक पीछे वाली सतह। इसको तल भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं, पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक, तीनों नाम दे सकते हैं। तो इसके दो पृष्ठ हो सकते हैं, आगे वाला पृष्ठ, पीछे वाला पृष्ठ, दो सतह हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि अगर किसी भी एक सतह को कलई कर दिया जाए, अर्थात पेंट कर दिया जाए, ठीक है ना, लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा दिया जाए इस पे, या पेंट कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेप लगा दिया जाए। तो एक सतह पर लेप लगा दिया जाए, कलई कर दिया जाए, और इसकी जो दूसरी सतह है इसको परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक का मतलब कि इस पे चांदी की पॉलिश कर दी जाए, जिससे कि बहुत ज्यादा चमकीला हो जाए। यानी एक सतह को कलई कर दिया जाए और दूसरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए। तो इस प्रकार जो वस्तु बन के तैयार हुई आपके सामने, जो निकाय बन के तैयार हुआ है, इसे निकाय बोल सकते हैं साइंस की भाषा में। तो जो वस्तु, जो निकाय बन के आपके सामने तैयार हुआ है, इसका नाम निकाला क्या, दर्पण, ठीक। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यदि किसी चिकने एवं पारदर्शी माध्यम, यदि किसी चिकने एवं पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई का मतलब समझ गए, पेंट कर देंगे, लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना दिया जाए, या दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो इस प्रकार बने निकाय को, चाहे बने वस्तु को, इस प्रकार बने निकाय को क्या कर सकते हैं, हम दर्पण कहते हैं। इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण की सिंपल सी परिभाषा है कि यदि कोई चिकना और पारदर्शी माध्यम आपके पास है, जैसे कांच का टुकड़ा हो गया, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि एक तरफ रंगाई पुताई कर दीजिए पेंट से, और दूसरी तरफ परावर्तक सतह बना दीजिए चांदी की पॉलिश लगा करके। तो इस प्रकार जो भी कुछ बन के आपके सामने तैयार होगा उससे आप दर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दर्पण हो जाएगा। अभी जो दर्पण होता है, दर्पण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाँ यही दर्पण है। अब दर्पण के देखते हैं प्रकार, देख लेते हैं कि किस प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है ना। तो अगली टॉपिक है आपका कि दर्पण के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। तो देखते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य रूप से
मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दर्पण होते हैं बाबू? तो देखिए, दो दर्पण होते हैं आपके पास। मैं बता दूं आपको कि पहला दर्पण जो होता है वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी इसको प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता नहीं, होता ही है। यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, यानी दो मिरर होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। मुख्य रूप से दर्पण दो होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आप जो अवतल उत्तल का नाम सुने होंगे, देखिए वो आगे आएगा अभी क्या है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं गोलीय दर्पण को, कि गोलीय दर्पण कब भागों में बांटा गया है, तो गोलीय दर्पण को पुनः मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पुनः दो भागों में बांटा गया है, मुख्य दो भागों में। कौन कौन से भाग में? तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। ये ल ही बनाया गया है, देख लीजिएगा, ऐसे भी ल बनता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो ये वाला आप दर्पण का नाम सुने हैं, दो दर्पण, तो वो गोलीय दर्पण के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से दो ही दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं समतल दर्पण, हम हेडिंग लगाते हैं समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है। अंग्रेजी हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, लिखना हुआ तो प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर किसे कहते हैं? अब मिरर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समतल हो सकता है, एक गोली हो सकता है। कहने का अर्थ है एक बिल्कुल प्लेन होगा और एक गोल होगा। तो जैसे कि जो आप घर में देखते हैं, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं रोज रोज सुबह शाम देखते हैं, वो समतल होता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हाथ फिराएंगे अपना ऐसे, तो कहीं से भी आपको ऊंचा नीचा नहीं नजर आएगा, बिल्कुल प्लेन नजर आएगा। इसीलिए उसको कहते हैं समतल प्लेन, ठीक है। और गोलीय दर्पण क्या होता है कि यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोल होता है। इसके ऊपर अगर हाथ फिराते हैं तो आपको क्या नजर आएगा? वह गोल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? गोल। किसी ओर से धंसा होगा, अंदर की तरफ गोल होगा या फिर बाहर की तरफ गोल हो, लेकिन हल्का सा आपको गोल महसूस होगा। और वो कौन से दर्पण होते हैं? जैसे कि आप बाइक में, फोर व्हीलर में जो साइड में मिरर लगे होते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो दर्पण जो होते हैं उत्तल होते हैं। और ट्रक वगैरह में देखते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको गोल दिखाई दे देगा, ठीक है। या फिर किसी बड़े सैलून में, पार्लर में जो बड़े बड़े दर्पण लगाए गए होते हैं, जिसमें हम अपना दाढ़ी बनवाते हैं जा करके, वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। वो समतल दर्पण नहीं होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण जो आपके घर में छोटा सा रखे रहते हैं, वो कौन सा है? समतल। उत्तल कौन सा होता है? जो साइड में लगा होता है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो है उत्तल। और सैलून और पार्लर में जो लगाए गए होते हैं बड़े बड़े जो दर्पण होते हैं, बड़ी फोकस दूरी वाले होते हैं, वो अवतल दर्पण होते हैं। इसमें चित्र बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें चित्र बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, और इसमें जैसा चित्र होता है वैसा ही दिखाई देता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक। तो हम पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। ओवरऑल आप समझ गए हल्का हल्का। अब देखिए क्लियर समझिएगा। हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब चमकीला वाला जो हिस्सा होता है, जिस सतह से प्रकाश वापस लौट कर जा सकता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। अगर परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श किया जाए और वह बिल्कुल समतल हो, प्लेन हो, कहीं से भी उबड़ खाबड़ या ऊंच नीच गोल नहीं हो, तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है? समतल दर्पण हो सकता है। नॉर्मल सी छोटी सी परिभाषा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण के जो प्रॉपर्टीज है उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। समतल दर्पण की जो गुण होते हैं, कुछ खासियत होती है समतल दर्पण की, उसके बारे में हमें सीखना है।
कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी साइज कैसी होती है, मिरर के अंदर डिस्टेंस कितना होता है, उसमें कितनी हाइट दिखाई देती है, उसमें फोकस दूरी कैसी होती है, ये सब चीजों के बारे में क्या जानना पड़ता है। ठीक, तो हम अगली हेडिंग यहाँ पे लगा रहे हैं कि समतल दर्पण का गुण। इसको मिटा करके तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समतल दर्पण का गुण जो कि लिख करके आपको दे दे रहे हैं, फिर इससे गुणों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, बिल्कुल क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा आपका समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का गुण। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि समतल दर्पण की परिभाषा क्या बता दिया कि वह दर्पण इसका परावर्तन सतह कैसा हो, प्लेन हो, बिल्कुल समतल हो, वह कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खासियत होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है क्लास 10th में। ठीक है, तो इतनी बातों को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके हमने 2-4 गुण लिख दिए हैं। इन गुणों को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ क्या होता है वास्तव में समतल दर्पण। ठीक है, तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए आप। ठीक है, तो पहला जो गुण है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो प्रतिबिंब हमने अगली वीडियो में आपको पढ़ाया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ज्ञात कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते थे, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे आप पर्दे पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वह कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और वो भी हमेशा सदैव आभासी होगा। लेकिन दूसरी खासियत यह है कि वो उसमें बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। जैसा कि हम चित्र के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दें कि मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है और इसका पिछला जो भाग है ये वाला, इसको हमने कलई कर दिया, और आगे वाला भाग कैसा है, बिल्कुल चमकीला है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, अब इसके सामने यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, इसके सामने कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, ये रहा आपको कोई वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है आपका 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब है क्या कि दर्पण में प्रतिबिंब इसका बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, अब पीछे का अर्थ है कि ये दर्पण के इस पीछे नहीं, दर्पण के भीतर, दर्पण के अंदर इसके पीछे बनेगा। ठीक, तो इस प्रतिबिंब को हम दिखा सकते हैं कुछ यहाँ पर, कि चलिए ये प्रतिबिंब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये रहा, ये अब जैसा वस्तु है वैसा ही क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब जितना दूरी पर, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु थी, दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे क्या बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। ये दोनों डिस्टेंस सेम होती है। ठीक, और जो इसकी ऊंचाई थी, जो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई होगी, यानी कि इसकी जो हाइट होगी, वस्तु की हाइट, अगर मान के चलिए कि वस्तु की हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इधर भी जो प्रतिबिंब बना है इसकी भी जो हाइट होगी वो कितना होगी, 3 सेंटीमीटर की ही हाइट होगी। यानी जिसका आकार होता है तो दोनों का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, एक जैसा होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक, यह इसकी कुछ खासियत है। तो चलिए मैं आगे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बना हुआ प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा, आभासी एवं सीधा। सीधा का अर्थ होता है कि अगर इस प्रतिबिंब का मुंह ऊपर है, सॉरी वस्तु का मुंह ऊपर, तो प्रतिबिंब का मुंह भी क्या है, ऊपर है। यानी कि दोनों प्रतिबिंब कैसे हैं, सीधे प्रतिबिंब है। ठीक, अगला गुण देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, जो आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो प्रतिबिंब का आकार है और जो वस्तु का आकार है वो दोनों कैसा होगा, सेम। यानी जो हम घर में चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है। हमारा जितना बड़ा चेहरा होता है उतना ही बड़ा चेहरा उस शीशे में क्या करता है, दिखाई देता है। लेकिन हम सैलून या पार्लर में जाते हैं तो चेहरे की साइज बढ़ा जाती है और खूबसूरत भी दिखाई देता है, यानी उसमें एक भ्रम है। लेकिन समतल दर्पण जो घर पे है वो आपका ओरिजिनल फेस दिखाता है। ठीक है, साइज भी वही दिखाती है। ठीक, तो तीसरा गुण पे हम आ जाते हैं
कि h ऊंचाई के मनुष्य को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई मनुष्य 5 फीट का है, अगर कोई मनुष्य 5 फीट का है तो समतल दर्पण में सोच रहा है कि मैं अपना सर से लेके पांव तक का पूरा प्रतिबिंब देख लूं, इतना दूर का नहीं, पूरा सर से लेके पांव तक का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए कितनी लेनी चाहिए? अधिक से अधिक दर्पण हम कितना हुआ ले सकते हैं? 50 फीट का भी दर्पण ले सकते हैं तो भी हम दिखाई देंगे, 20 फीट का दर्पण रहेगा तो भी हम दिखाई देंगे, हमारी बराबरी का दर्पण होगा तो भी हम दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ बोला गया मिनिमम कितनी दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए कि उसमें आदमी का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो जितना हाइट आदमी की है उस हाइट की आधा, अगर हाइट आदमी की 5 फीट की है तो दर्पण की ऊंचाई h/2 यानी कि 5/2 कर देंगे तो 2.5 फीट आ जाएगा। अगर आदमी की ऊंचाई 6 फीट है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 फीट की होनी चाहिए, तब जाके आदमी उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। हालांकि उससे बड़ा रहेगा तो देख सकता है, लेकिन यहाँ कम से कम बड़ा है, कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो आदमी की ऊंचाई का आधा ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, तब जाकर उसमें कोई अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। क्लियर? तीसरा, वस्तु समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर रखी जाएगी, कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर और पीछे की तरफ उतना ही दूरी पर बनेगा। यही बात लिखी गई है कि वस्तु समतल दर्पण के आगे इतना दूरी पर होती है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर क्या करता है? बनता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये रहा दर्पण और ये रही वस्तु। अब दर्पण से वस्तु की जो दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बना है, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बना है? 10 सेंटीमीटर। यही बात लिखी गई है। अब हालांकि ये दर्पण है तो ये दर्पण के पीछे इधर प्रतिबिंब नहीं है, इस दर्पण के अंदर सामने से अगर आप देखेंगे तो इसमें पीछे दिखाई देगा आपको, इसके पीछे कुछ नहीं है, इस शीशा के अंदर ही पिछले भाग में दिखाई देगा। ठीक है ना, शीशा के अंदर ही रहता है। अच्छा, अगला गुण क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, ये रही वस्तु, ये रहा प्रतिबिंब, दोनों को मिलाने वाले डॉटेड लाइन मैंने बना रखा है, देख सकते हैं आप। समतल दर्पण पर लंब होती है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे मैं देख बता रहा हूं कि ये रहा समतल दर्पण, ये दर्पण के ऊपर क्या है, यहाँ पे देखिए लंब ऐसे, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये देखिए इस लाइन को इस दर्पण के ऊपर देखेंगे तो आई एक सीधी लाइन और ये भी एक सीधी लाइन, तो यहाँ पे कट डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह समतल दर्पण के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, ये अभी इसकी खासियत है, किसकी? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का गुण है। अगला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। हमेशा इस बात को याद रखना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कम बेसी होती रहती है, वो तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। अनंत क्योंकि समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन होता है। अब अगर कोई चीज गोल होती है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वह कम बेसी हो सकती है, बराबर r/2 सूत्र होता है, आगे बताएंगे आपको। यानी कि रेडियस के हिसाब से फोकस दूरी चेंज होती रहती है। ठीक, रेडियस के हिसाब से फोकस दूरी चेंज होती रहती है। अब रेडियस किसमें आता है? कोई गोल चीज होती है तो इसमें त्रिज्या आ सकती है, रेडियस का अर्थ है त्रिज्या। अब गोल चीज होती है तो त्रिज्या आ सकती है, त्रिज्या छोटी बड़ी होगी तो फोकस दूरी भी कैसी हो सकती है? छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन गोल चीज में होगा ना, तो अभी हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण होता है, उसमें जो कि त्रिज्या वगैरह आती है, फोकस दूरी वगैरह। अब जो चीज सीधा है तो ये तो कभी अब त्रिज्या इसमें आएगी नहीं, त्रिज्या हमेशा सीधी की सीधी रह गई, अनंत हो जाएगी। सीधी है तो जब सीधी है तो अनंत हो गई, तो इसलिए फोकस दूरी भी कैसी हो जाती है? अनंत हो जाती है। नहीं तो फोकस दूरी और त्रिज्या का संबंध यही सूत्र दर्शाता है। हालांकि ये त्रिज्या गोल चीजों में होती है, जब गोली दर्पण आएगा तब ये सूत्र काम आएगा। फिलहाल समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। ठीक, तो आप समतल दर्पण की परिभाषा देख चुके कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी चमकीला सतह कैसा हो? बिल्कुल समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के आगे जितना, दर्पण के आगे वस्तु जितना दूरी पर रहेगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना दूरी पर बनेगा। हाँ, इसमें एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण के आगे एक वस्तु है,
जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसमें जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है, तो उस बने हुए प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बने हुए प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर आगे वस्तु है और दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 और प्लस 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गई। और पूछेगा कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 10। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 10। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 20 होगी। यही इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समतल दर्पण की परिभाषा और इसके बने हुए प्रतिबिंबों का गुण बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं इसका अगले टॉपिक कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक, समतल दर्पण तो आप समझ गए और दर्पण कैसे बना भी हमने बता दिया। अब आप सीखिए कि गोली दर्पण। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, कि दर्पण में दो सतह होती है, एक सतह पे कलई होती है और एक सतह परावर्तक होता है जिसपे चांदी की पॉलिश लगी होती है जो बिल्कुल चमकीला होता है, जिसमें जिस हिस्से पे आपका चेहरा दिखाई दे सकता हो। ठीक है, तो दो सतह होती है, तो अब कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो वह कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण है। लेकिन यह दर्पण बना कैसे है उस आधार को देखा जाए कि यह बना कैसे दर्पण, आखिर गोली दर्पण कैसे बना, तो उस बेस पे देखेंगे तो हम इसको जो बनावट जो बनने के आधार परिभाषा वो देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सब कुछ क्लियर देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल, तो गोली दर्पण जैसे कि नाम में ही है, तो सबसे पहले एक गोला होना चाहिए था, यानी कि यदि कांच के किसी खोखले गोले पर, अब गोला है तो ये आपका गोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये कटा नहीं होता तो बिल्कुल बंद होता है, तो बिल्कुल गोल होता है। ऐसे बना देंगे तो वृत्त भी इसको लग सकता है ना, इसलिए गोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो गोला ऐसे अब स्पष्ट हो रहा कि गोला ऐसे काटा गया है। ठीक है, तो एक यदि कांच का कोई खोखला गोला हो, जैसे कि फुटबॉल होती है, गेंद होती है, वैसे गोले को अगर बीच में से काट दिया जाए तो बिल्कुल दो कटोरे बन जाएंगे। बिल्कुल दो कटोरे बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से, अगर खोखले गोले को काट दिया जाए तो। ठीक है, तो दो गोले ऐसे बन जाएंगे। ओके, अच्छा, यदि कांच के किसी खोखले गोले को काट दिया जाए और उसके, अब देखिए इसकी दो सतह है, एक अंदर वाली सतह हो गई कटोरे के अंदर वाली सतह और एक बाहर वाली सतह। इसके एक सतह पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, और दूसरी सतह पर क्या कर दिया जाए? चांदी की पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, तो यह जो कांच का खोखला गोला था, पहले तो यह कांच था, नॉर्मल कांच जब था तो इसके आर पार दिखाई दे रहा था, पहले यह नॉर्मल कांच था। लेकिन कांच की दो सतह होती है, इसकी कांच के पास कितनी सतह हो जाएंगी? दो सतह हो जाएंगी, एक सतह और दो सतह। एक सतह को क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए, और दूसरी सतह पर क्या कर दिया जाए? चांदी की पॉलिश कर दिया जाए, चांदी की पॉलिश कर दिया जाए। तो इस प्रकार अब जो बन के तैयार होगा निकाय या वस्तु, वह निकाय या वस्तु क्या कराएगी? अब दर्पण कराएगी। लेकिन कौन सा दर्पण कराएगी? गोलीय दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा बाबू? गोली दर्पण कहलाएगा। तो आप इसका बनावट समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या रहा होगा कि एक कांच, खोखला कांच रहा होगा। कौन सा कांच? खोखला कांच रहा होगा। खोखला कांच का गोला मैं लिख देता हूं, खोखले कांच का गोला रहा होगा। इसको जब हम काटेंगे तो बिल्कुल कटोरे की तरह बनेगा और उसकी दो सतह बनेगी, एक अंदर वाली सतह और एक बाहर वाली सतह। एक सतह पर किसी भी सतह पर, ये नहीं कि अंदर वाली पे एक बाहर वाली, किसी भी एक सतह पर क्या कर दीजिए आप? कलई कर दीजिए, यानी पेंट पोत दीजिए, काले रंग का, लाल रंग का, चाहे जिस रंग का भी आप कलई कर दीजिए। वैसे लाल ऑक्साइड होता है जो शीशा के पीछे लगा होता है, ठीक है ना, नॉर्मल लाल ऑक्साइड। तो बस आप कर दीजिए, कलई कर दीजिए और दूसरी सतह पर चांदी की पॉलिश कर दीजिए, या कर दीजिए कि उसको परावर्तक बना दीजिए। तो इस प्रकार जो चीज बन के आपके सामने आएगी, जो निकाय बन के सामने आएगा, उसे क्या कहेंगे आप? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो इस बनावट के आधार पर जो परिभाषा हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
यदि किसी कांच के खोखले गोले, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को काटकर उसके एक सतह पर कलई कर दिया जाए, उसके एक सतह पर कलई कर दिया जाए तथा दूसरी सतह को चांदी की पॉलिश लगाकर चांदी की पॉलिश लगाकर परावर्तक बना दिया जाए, परावर्तक सतह बना दिया जाए। बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त निकाय को, जो भी सामने आपके वस्तु बनके तैयार हो रही है, निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, यह बनावट के आधार पर कैसे आपका दर्पण बनाया गया है, तो गोली दर्पण कैसे बनाया गया हमने बिल्कुल क्लियर समझा दिया। कुछ बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं अपने जीवन में कि गोली दर्पण होता कैसे, क्या है गोली दर्पण, बस गोली गोली सुन के पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक गेंद की तरह कोई कांच होगा जो बिल्कुल आर पार झलक रहा होगा, वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। फिर उस कांच को बीच में से काट करके दो कटोरे बना दिए जाएंगे, फिर उन कटोरों में से दो सतह होगी, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो अंदर वाली सतह चाहे बाहर वाली सतह किसी एक पर भी क्या कर दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा, कलई कर दिया जाएगा, और दूसरी सतह पर क्या कर दिया जाएगा, चांदी की पॉलिश कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी आपके सामने बन के निकाय तैयार होगा उसी का कर देंगे आप दर्पण कर देंगे। ये जो परिभाषा है ये किसके आधार पर है, कैसे कैसे बना है। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ अथवा करके कि इसकी दूसरी परिभाषा भी कैसे होती है कि इसको जब आप स्पर्श करेंगे, जब इसको आप स्पर्श करेंगे या देखेंगे तो जो परावर्तक हिस्सा होगा ना वह प्लेन नहीं होगा। अगर परावर्तक हिस्सा चमकीला हिस्सा प्लेन होता है तो वह फिर समतल दर्पण हो जाता, लेकिन यह प्लेन नहीं रहेगा। तो उस आधार पर एक परिभाषा बनाई गई है, तो हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है या गोल होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, गोल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक से, ठीक है, जैसे कि हमने आपको समतल दर्पण बता दिया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, बिल्कुल समतल हो, प्लेन हो छूने पे, तो वह कौन सा दर्पण है, समतल। अगर छूने से कोई चीज गोल महसूस होती है किसी भी किनारे की तरफ से, तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, आपका गोली दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण, गोली दर्पण। तो आपको ये लिखित परिभाषा है, दोनों है, हालांकि दोनों परिभाषा सही है। यह बनावट के आधार पर कैसे कैसे वह बना है उस आधार पर परिभाषा दी गई है। यह आपको परावर्तक सतह के आधार पर देख करके स्पष्ट करके बनाई गई परिभाषा है। ठीक, दोनों एकदम 100% सही है, दोनों स्टैंडर्ड है, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आते हैं, हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। हमने जैसे कि पहले भी कुछ देर पहले आपको बताया कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण का प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी कि गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के प्रकार।
तो गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, हमने आपको बता ही दिया है। पहला आपको बताया गया कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा आपको बताया गया है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या है अवतल दर्पण, दूसरा क्या है उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कटोरे बने थे, कांच के दो गोले बने थे। अब अगर इसको बाहर से अगर पेंट कर देते हैं, सब कुछ रंगाई पुताई, ठीक है, एक को बाहर से कर दिए, एक और अंदर से कर दिए, तो दोनों दो किस्म के दर्पण बन गए। एक का चमकीला हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा बनाएंगे, और एक कटोरे का चमकीला हिस्सा आप अंदर वाला बना दीजिए। तो इसी तरीके से दो भागों में डिवाइड जाता है गोली दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि है तो ये बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है, ऐसे, लेकिन इस डिजाइन में तो ये कटोरा रखा जाता है, लेकिन दिखाते ऐसे नहीं है। बार बार ऐसे कटोरे की तरह कौन डिजाइन बनाएगा। तो इसका ये वाला हिस्सा हटा देते हैं और ये वाला भी हिस्सा हटा देते हैं, बस कुछ ऐसे ही लिखते हैं। बार बार बनाने के लिए ऐसे ही डिजाइन को लिया गया है बुक्स में भी। ठीक है, हाँ। तो अब ये जो दर्पण देख रहे हैं, देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं खींचते हुए मुझे, ठीक है, यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है। तो ये जो है ये कलई की जा रही है, ये क्या किया जा रहा है, इसको कलई, रंगाई पुताई की जा रही है पीछे से इसको। ठीक, और जो आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं इस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल चमकीला है। तो ये कलई वाली सतह है, और जो अगला हिस्सा है ये, इसे आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा सतह हो गया, परावर्तक सतह, इसे आप बोल सकते हैं। कौन सा सतह बोल सकते हैं, परावर्तक सतह। ठीक, तो अब देख रहे हैं एक इसमें बाहर वाला है और एक अंदर वाला है। ये कटोरे का जो बाहर वाला हिस्सा है ये कैसा है, कलई किया गया है। कटोरे के जो अंदर वाला हिस्सा है ये कैसा है, चमकीला है, चांदी की पॉलिश लगाई गई है। ठीक, ये बिल्कुल कैसा है, परावर्तक सतह है। तो हम कह सकते हैं कि अब इसकी डिफिनेशन बना दिया जाए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। देख रहे हैं, यह उठा हुआ भाग को उभरा भाग, और जो अंदर है उसको दबा कर सकते हैं। या तो आप उठा हुआ कहिए, या तो उभरा हुआ कहिए, या तो बाहर वाला भाग कहिए, या तो आप दबा हुआ, या नीचे वाला, या अंदर वाला कह सकते हैं। ठीक, तो यानी कह सकते हैं कि वह दर्पण, वह गोली दर्पण, अब इसका नाम गोली दर्पण कहेंगे, दर्पण नहीं कहेंगे। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, दबा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, तो ऐसे गोली दर्पण का नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, अब आइए उत्तल दर्पण का चित्र देखते हैं। बनाएंगे तो बिल्कुल इसको ऐसे ही, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, ये रहा। अब इसको ऐसे हम कलई कर देंगे। देख रहे हैं, इस बार जो कलई किए हैं हम अंदर वाले हिस्से में किए हैं, जो गड्ढे में है, ऐसे जो गड्ढे के अंदर है उसमें कलई किए हैं, और इस वाले में कलई किधर किए हैं, जो बाहर की तरफ है, जो गड्ढे में अंदर उसको तरफ नहीं किए हैं। ठीक, तो अब इधर कलई कर दिए तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन एकदम चमकीला है। ठीक है ना, परावर्तक सतह ये। तो ये वाली जो आपकी सतह बन गई है, इस सतह पर क्या है, कलई है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये वाली जो सतह है ये कौन सी सतह है, परावर्तक सतह है। ठीक, ये वाली सतह परावर्तक सतह और ये सतह कलई हो गई। तो इसकी भी डिफिनेशन यहीं पे बना लो। लिखित रूप से तो बनाएंगे ही, लेकिन मेरे पढ़ाने से मैं चित्रों के माध्यम से ही फिजिक्स को पढ़ा देता हूँ, आपको याद करा दे रहा हूं। यहीं पे कह सकते हैं कि वह गोली दर्पण जिसका दबे हुए भाग पर कलई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। या पहले इसका नाम ले लीजिए कि वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो और दबे हुए भाग पर कलई की गई हो, उसे क्या कह सकते हैं आप, उत्तल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से परिभाषा बना सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन हम अब इसकी जो डिफिनेशन लिखित यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटाने के बाद, और इसके बारे में अब पढ़ रहे हैं अवतल और उत्तल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।